डीएलएड क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग F2 यूनिट फर्स्ट को जारी रखेंगे और आज हमारा लास्ट टॉपिक नंबर 4 होने वाला है वृद्धि एवं विकास। तो इससे संबंधित सारी चीज़ों को आज के क्लास में समझेंगे। इसके पहले F2 यूनिट फर्स्ट के ऊपर 3 क्लासेस आ चुके हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सारे क्लासेस आपके CDP के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक जितने टॉपिक्स हैं उन सभी से रिलेटेड है। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज जो आप नोट्स देख पा रहे हैं उसे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इन सारे नोट्स को, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा टॉपिक आ चुका है हमारा। आज हम लोग बढ़ेंगे चौथे टॉपिक की ओर। और क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, और क्या कुछ सुधार किया जाए, क्या कुछ बदलाव किए जाएं, जो आपको लगता है कि कुछ कमी है तो उसके बारे में बताएं। तो आइए बढ़ेंगे चौथे टॉपिक की ओर, वृद्धि एवं विकास। तो सबसे पहली बात कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी लोग वृद्धि और विकास दोनों के एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में कुछ खास डिफरेंसेस हैं। आपको इसे याद रखना है, इसे समझना है। तो सबसे पहली बात कि वृद्धि क्या है। वृद्धि का मतलब ग्रोथ होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले क्लास में आप लोगों को पता हो चुका है कि उसकी लंबाई लगभग 20 इंच की होती है, वजन लगभग 2.5 से 3 किलो का होता है। और जैसे जैसे समय बीतता है तो उसके शरीर की लंबाई में और उसके वजन में परिवर्तन होता है ना। तो ये जो परिवर्तन आप देखते हो, शारीरिक गठन में जो परिवर्तन होते हैं, वह वृद्धि कहलाता है, ठीक है। तो वृद्धि का एक तात्पर्य ये हो गया कि जो परिमाणात्मक परिवर्तन हम देखते हैं, है ना, उसे ही वृद्धि कहा जाता है। तो वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी स्टूडेंट एनी चाइल्ड इज कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है। जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होती है। आंतरिक मतलब शरीर के अंदर के अंग की भी वृद्धि होती है, और बाहरी संरचना में भी वृद्धि देखने को मिलती है। बाहरी संरचना में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जब बच्चा जो है वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसकी दाढ़ी मूछें निकलने लगती हैं, तो वो बाह्य परिवर्तन भी परिलक्षित होता है। और वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। साथ ही यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू में ही संभव है। वृद्धि विकास का ही एक अंग होता है। ऐसा ना समझा जाए कि वृद्धि अलग है और विकास अलग है। विकास का ही अंग है, ठीक है। विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आ जाती है। तो आइए देखते हैं कि वृद्धि की अवस्थाएं क्या होती हैं। सबसे पहली अवस्था है शैशव काल, और शैशव काल का मतलब हो गया जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास काफ़ी तेजी से होता है, और इस अवस्था में एक बच्चा जो है वो अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है ना। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि जब बचपन में शैशवावस्था में बच्चा होता है तो उस समय उसकी ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव होती हैं, ठीक है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। और जब बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को देखता है तो वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जैसे पकड़ करके मुंह में किसी वस्तु को चूसने लगता है, तो वो टेस्ट करके चीज़ों को समझता है। अगर कोई चीज़ उसे अच्छा लगता है तो वो उसे चूसता रहता है, और अगर कोई चीज़ बुरा लगता है, उसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगता है, तो वो उसे फेंक देता है, हटा देता है। इसी प्रकार से आँखों के द्वारा चीज़ों को देख करके उसके बारे में सीखता है। कान के द्वारा सुन करके वस्तुओं के नाम को सीखता है। इसी प्रकार से ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से वह सूचनाओं का संग्रहण करता है, और उसके मस्तिष्क में उसके आसपास की चीज़ें सेट होते चली जाती हैं। बच्चे की सीखने की गति इस अवस्था में काफ़ी तीव्र होती है, आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद आता है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था को हम 2 भागों में बांटेंगे। पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष का होता है, और इस अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास सर्वाधिक होता है। बच्चों का भाषा विकास किस अवस्था में सर्वाधिक होता है, यह सवाल पूछा जाता है बार बार। सीटेट में भी सवाल पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे कि पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष की आयु के समय भाषा का विकास सबसे तीव्र गति से होता है। और इस अवस्था में यदि बच्चों को
3 भाषा 4 भाषा का अगर वातावरण मिल जाए तो वह इन सभी भाषाओं को आसानी से सीख सकता है। इसके साथ ही बालकों में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इमिटेशन एंड रिपीटेशन पाई जाती है। ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था की। तो उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु को कहते हैं और इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता आदि का व्यापक विकास होता है। ठीक है। यानी कि अब बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की ओर मूव करने लगता है। बच्चों में खोजी प्रवृत्ति एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है ना। वे लोग इन्वेंट करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्टेड टू इन्वेंट एवरीथिंग अराउंड देम। जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझने लगते हैं वे लोग। ठीक है। जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, डिसिप्लिन का क्या महत्व है, नियम के क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों को सीखने लगते हैं। इसके बाद किशोरावस्था 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है, एडोलेसेंस एज कहा जाता है। यह मानव जीवन की सबसे नाजुक उम्र होती है। ठीक है। मानव जीवन की सबसे नाजुक उम्र कौन सी होती है, तो किशोरावस्था होती है। इस अवस्था में बालकों के शरीर में परिपक्वता आने लगती है, आवाज़ में परिवर्तन, शारीरिक अंगों में वृद्धि, बालकों में दाढ़ी मूंछों का उगना, बालिकाओं में आवाज़ का पतली हो जाना, शारीरिक अंगों में वृद्धि होना, बगलों में बालों का उगना इत्यादि लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। साथ ही बालकों में यौन अंगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इस अवस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। ठीक है। इस अवस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था कहा गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता में पड़ जाते हैं, यानी किशोरावस्था में किशोर जो है वो दुश्चिंता में, दुविधा में ज़्यादा पड़ जाते हैं, है ना। स्टेज ऑफ डिलेमा कहा जाता है, स्टेज ऑफ डिलेमा यानी कि दुविधा की अवस्था। एवं स्वयं से संबंधित सरोकार रखते हैं। ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म ज़्यादा होता है उनमें, मित्र बनाने की प्रवृत्ति काफ़ी तीव्र होती है और सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है, सामाजिक संबंध में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की संभावना रहती है। इसलिए यदि कोई बच्चा गलत संगत में पड़ता है तो काफ़ी तेज़ी से उस ओर प्रवृत्त हो जाता है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की जरूरत होती है। यदि शिक्षकों का, अभिभावकों का सही गाइडेंस मिलता है, सही मार्गदर्शन मिलता है तो फिर उनमें अच्छा विकास होता है। और यदि उन्हें गलत संगत में पड़ जाना, यदि वे गलत संगत में पड़ जाए तो फिर उनका डेवलपमेंट बिगड़ जाता है। इसके बाद है युवा प्रौढ़ावस्था, जो कि 18 से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है और इस अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर करके सामने आ जाता है। ठीक है। उसमें परिपक्वता आने लगती है, यानी कि मैच्योरिटी दिखने लगती है। इस अवस्था के शुरुआत में वह अपने करियर को लेकर के काफ़ी जागरूक रहता है और उत्तरोत्तर जीवन में स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। बाद में जा कर के वह अपने जीवन को सेटलमेंट कर लेता है। तो 18 से 40 वर्ष की अवस्था, शुरुआती अवस्था में वो अपने करियर के प्रति ज़्यादा जागरूक रहता है। आप में से बहुत सारे लोग इसी अवस्था में होंगे अभी। ठीक है। 18 से 40 वर्ष के एज ग्रुप में आप लोग हैं और शुरुआती एज ग्रुप में हैं, जहां आप अपने करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हैं और आप डीएलएड कर रहे हो, डीएलएड के साथ साथ अन्य कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हो कि कहीं भी सेटलमेंट हो जाए, तो उसी प्रकार की यह अवस्था होती है। इसके बाद परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ने लग जाती हैं और चेहरे पर झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद वृद्ध प्रौढ़ावस्था 65 वर्ष से आगे की आयु को कहा जाता है। शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान आ जाता है। व्यक्ति जो है अब उसमें चंचलता खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं हैं। अब हम लोग समझेंगे कि वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला है कि विकास एक व्यापक संप्रत्यय है, मतलब डेवलपमेंट इज ए वास्ट कॉन्सेप्ट। विकास व्यापक संप्रत्यय है और वृद्धि उसी का एक अंग है। ठीक है। ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, जबकि वृद्धि एक विशेष प्रकार के विकास का सूचक होता है। विकास अनवरत चलता रहता है। ठीक है। डेवलपमेंट इज एवर लास्टिंग,
विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि की सीमा तय है जहां आकर के यह स्टॉप हो जाता है। दूसरा है कि विकास का संबंध मूलतः व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं से होता है, जबकि वृद्धि के द्वारा मूलतः दैहिक या भौतिक परिवर्तन घटित होते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि विकास गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों होता है। तो गुणात्मक का मतलब हो गया जो मानसिक संज्ञानात्मक गुणों का विकास होता है उसे गुणात्मक अवस्था कहते हैं, गुणात्मक वृद्धि कहते हैं। और जबकि परिमाणात्मक वृद्धि का मतलब हुआ कि उसके शारीरिक गठन में बदलाव हुआ। ठीक है, छोटे बच्चे में जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसके शरीर की लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, रूप रंग में निखार आता है, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन भौतिक रूप से परिलक्षित होता है उसे वृद्धि कहा जाता है। अब है तीसरा अंतर कि वृद्धि एक धनात्मक विकास है जिसमें शरीर के आकार, भार आदि में बढ़ोतरी नजर आती है, जबकि विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। इट कुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, यही कारण है कि विकास का स्वरूप गुणात्मक होता है जबकि वृद्धि का स्वरूप मात्रात्मक होता है। गुणात्मक का मतलब क्वालिटेटिव, जबकि वृद्धि का मतलब हो गया क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो विकास का संबंध प्रक्रियात्मक परिवर्तनों से है। विकास का संबंध जो है वो प्रक्रियात्मक परिवर्तनों से है, जबकि वृद्धि संरचनात्मक परिवर्तनों तक ही सीमित है। विकास प्रोसेसिव प्रोग्रेस होता है, जबकि वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, वह संरचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव डिफरेंसेस को वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि की प्रक्रिया में समन्वय का होना आवश्यक नहीं है, जबकि प्रत्येक प्रकार का विकास समन्वित और समाकलित होता है। यानी कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वह समन्वित और समाकलित होती है, समायोजित होती है, लेकिन वृद्धि में समायोजन देखने को नहीं मिलता है। इसका उदाहरण आप ले सकते हो, 10 वर्ष के बालक को आप ले लें। 10 वर्ष की अवस्था का 2 बालक है। अब दोनों बालकों में जो विकास की प्रक्रियाएं होंगी, विकास की जो अवस्थाएं होंगी वो लगभग एक समान होंगी, लेकिन वृद्धि की प्रक्रिया में अंतर आप देख सकते हो। एक बच्चा और दूसरे बच्चे में वजन में अंतर आप देख सकते हो, उसके शारीरिक संरचना में आप अंतर देख सकते हो, है ना। हो सकता है कि एक बच्चा हेल्दी हो जबकि दूसरा बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर हो, वीक हो। इन्वायरमेंट के अनुसार जिस प्रकार की उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय स्थिति रही है उस प्रकार का प्रभाव उसके शरीर पर पड़ेगा और वह वृद्धि को प्रभावित करता है, सीधे सीधे विकास को भी प्रभावित करता है। तो विकास की अवस्था में जहाँ एक समान अवस्था में दोनों होंगे, वहीं वृद्धि की अवस्था में अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके बाद विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है, जबकि वृद्धि के पैटर्न में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। विकास क्रमिक होता है, विकास सभी व्यक्तियों में एक समान होता है ना। अवस्थाएं तो सभी लोगों में एक समान ही होंगी। सारे लोग शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था से गुजरेंगे, लेकिन वृद्धि सबकी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। और वृद्धि के पैटर्न में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, यह पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ठीक है, इसके बाद वृद्धि मूलतः परिपक्वता का परिणाम होती है। वृद्धि जो है वह मूलतः परिपक्वता का परिणाम होती है। इट इज द रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी, जबकि विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों का प्रतिफल है। विकास में परिपक्वता भी है, मैच्योरिटी भी है और लर्निंग भी है। आप अपने इन्वायरमेंट से क्या गेन करते हो उसका, दोनों का यह आउटकम है, प्रतिफल है। वास्तव में विकास परिपक्वता और अधिगम की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, क्योंकि विकास देखा जाए तो गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है, इसीलिए। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने वृद्धि और विकास में जो अंतर का टॉपिक था इसे कंप्लीट कर लिया है, और आज की क्लास के साथ ही यूनिट फर्स्ट यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसा आप कमेंट करें F3 को लाया जाए या इसी को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, उसके अनुसार से क्लासेस आएंगे, और जो भी प्रश्न होंगे आपके वो कमेंट करके पूछें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वहाँ जुड़ जाएं, ताकि आपको ये सारे नोट्स वहीं प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि DLED के प्रश्न पत्र भी दिए जाएं, तो DLED के पिछले वर्ष के प्रश्नों को भी मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा,
और इसके साथ एक क्लास भी लेकर के आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न होते हैं और उनका उत्तर किस प्रकार से देना होता है, इसके ऊपर एक क्लास भी लेकर के आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।